एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम हमारे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह क्राउन रूल आया और कौन कौन से एक्ट्स वो लेकर आए। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था उनका, उन लास्ट एक्ट जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, दैट वाज द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, और जिसके अंदर में सबसे बड़ी चीज जो अंग्रेजों ने की थी वो था कम्युनल इलेक्टोरेट देना और इंडिया को डिवाइड करना। और आगे देखते हैं कि किस तरह से इस चीजों को इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। तो आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आया वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको कॉमनली हम जानते हैं एज मोंटेग्यो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेग्यो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और इसका ऑब्जेक्टिव था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, एक जिम्मेदार सरकार को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना। कितनी जिम्मेदार थी ये हम आगे देखेंगे। बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगा कि उतनी जिम्मेदार थी। हमारे मोंटेग्यो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया इन 1919। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार अगर ट्रिकी बनाना है क्वेश्चन को तो एग्जामिनर्स इस तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लाई गई, दैट इज द सिस्टम ऑफ डायरकी, जिसे कहते हैं द्विशासन। अब देखते हैं ये द्विशासन क्या है, एक बार इसे समझते हैं। देखिए, द्विशासन का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी कि एक था आपका सेंट्रल, एक था प्रोविंसेस। जो आज की डेट में जो हम देखते हैं हमारा सिस्टम है, जो एक पार्लियामेंट सिस्टम है जिसमें मेन है आपका लेजिस्लेचर और उसके बाद में ये आपका सेंट्रल पे वर्क कर रहा है, और सेम आपके जो अलग अलग स्टेट्स में है, स्टेट्स की विधानसभा और विधान परिषद। तो सेम उस टाइम पे भी दो चीजें थी, एक सेंट्रल अलग था और प्रोविंशियल अलग था। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल मतलब कि आपके प्रांत, जो स्टेट वाला जो आपका पार्ट होता है, तो उसके लेजिस्लेचर्स में तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया? दो पार्ट में, एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे कुछ, और कुछ थे आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट वो वाले थे जिस पर कानून, वो ऐसे वाले सब्जेक्ट जिस पर कानून कौन बना सकता था? गवर्नर बना सकता था विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स। जो गवर्नर के मिनिस्टर्स थे उनके हेल्प के साथ में, लेकिन वो लोग उस लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो इनसे क्वेश्चंस पूछ सकती थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इनसे क्वेश्चन कर सकती थी कि आप जो लॉज बनाए हो ये कितने अच्छे हैं, कितने खराब है। जैसे कि आज के पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर्स जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सेम उसी तरह से। लेकिन किस सब्जेक्ट में पूछ सकते थे? जो कि आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, जो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे। जैसे कि उस टाइम के लिए आप बोल सकते हो, जैसे एजुकेशन। ऑब्वियसली एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक नेशन वाइड के हिसाब से देखो उस समय में, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे वो आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे थे। लोग उतना ज्यादा जिन पर ध्यान नहीं देते थे एक टाइम पर। तब रिजर्व्ड सब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं पुलिस, जेल, इरिगेशन, तो ये सब आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट पर जो लॉ है वो गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो हमारे वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, वो ये पावर्स थे उनके पास में कि वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते थे। और अगर वो लॉ कोई बना रहे हैं तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे इस चीज के लिए कि उन्हें, दे आर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर्स, कि ये कोई क्वेश्चन पूछेंगे और इन्हें उसका आंसर देना कोई जरूरी नहीं था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि सेंट्रल और प्रोविंस दोनों अलग थे। प्रोविंस के पास जो पावर्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था दो पार्ट में, एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व। तो ट्रांसफर्ड के अलग पैटर्न था, रिजर्व का अपना अलग पैटर्न था। और बिकॉज ये जो दो पावर्स को अलग अलग कर दिया गया, इसी को ही हम क्या कहते हैं? डायरकी, जिसे कहते हैं डबल रूल। और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, इसलिए साइमन कमीशन जब आया था तो उसने ये रिकमेंड किया था कि इस डायरकी को आप पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब ये डायरकी सिस्टम आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये डायरकी कब लाई गई? ये आई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो ऐसे आपको इन चीजों को कनेक्ट करके याद करना है। तो इसके अंदर में क्या किया गया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। तो दो सब्जेक्ट्स थे अलग अलग। ट्रांसफर्ड मतलब क्या हो गए कि जो कि गवर्नर एड करता विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो उसकी खुद की शक्ति थी कि वो उस पे लॉज बना सकते थे। अब इसके अलावा और क्या हुआ? पहली बार बाइकैमरलिज्म, सदन बोलते ना हम, दो सदन होते पार्लियामेंट में, हमारे दो सदन है आज की डेट में, लोकसभा और राज्यसभा। तो सेम यही बाइकैमरलिज्म उस टाइम पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, और साथ में डायरेक्ट इलेक्शंस भी कराए गए। तो सबसे पहले हम बाइकैमरलिज्म को देखते हैं। तो देखिए बाइकैमरलिज्म में हुआ ये कि जो हमारी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, याद है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी वाली बोल रही हूं मैं? जो वाइस रॉय की दो काउंसिल्स थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स थे? पहले 6 थे, फिर उसे 16 किया गया और उसके बाद में उसे 60 कर दिया गया। तो वही इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसे रिप्लेस करके बाइकैमरलिज्म में बदल दिया गया। एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, दो सदन बना दिए गए। इसके साथ में ही बजट भी अलग कर दिया गया। किसके लिए? सेंट्रल और प्रोविंस दोनों के लिए, केंद्र और प्रांत दोनों के लिए अलग अलग क्या कर दिया गया? बजट को भी दोनों के लिए अलग कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब आपके किस में हुआ है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंतर्गत ये चीजें लाई गई। अब देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे, तो उसमें एक नेगेटिव चीज जो इंट्रोड्यूस की गई वो क्या थी? वो था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए था। लेकिन अब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या कर दिया गया कि उसी इलेक्टोरेट्स को और भी दूसरे रिलीजन में अप्लाई कर दिया गया। अब देखिए कितने नीचता में उतर आए थे हमारे अंग्रेज। उन्होंने क्या किया? सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, ये सबको अलग अलग इलेक्टोरेट इन्होंने दे दिया कि चलिए आप लोग के लिए भी सेम चीज हम अप्लाई कर देते हैं कि अगर कोई एरिया है जहां पे सिर्फ कोई एंग्लो इंडियन खड़ा है तो वहां पे सिर्फ एंग्लो इंडियन की जितनी भी पॉपुलेशन है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एंग्लो इंडियन को ही वोट कर सकती है। सेम क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए और यूरोपियंस के लिए। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। डिवाइड एंड रूल को खेलना ये लोग अभी तक जारी रखे थे। अब देखते हैं, अब यहां पे एक और चीज समझो। आफ्टर 1919 जो हुआ हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद में इसमें जो चेंजेस लाए गए, तो अब इन्हें रिवाइज करना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनके बारे में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी आफ्टर 10 इयर्स। और उस रिपोर्ट बनाने की वजह से 1929 को आना था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे बनाई जाएगी, एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि इसके पूरे वर्क को देखेगी कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जो चीज 1929 में होना था तो वो 2 साल पहले ही हो गई, और 1927 में हम एक स्टैट्यूटरी कमिटी बनाई गई जिसका नाम था साइमन कमीशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइमन कमीशन हमने बनाया ये एक स्टैट्यूटरी कमिटी थी, 1927 में बनाई गई थी ब्रिटेन में, और उसके बाद में उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और वो सबको इंडिया भेजा गया एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि ये जो भी हम लॉज और रेगुलेशंस ला रहे हैं तो ये ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसलिए। और उनके हेड कौन थे? जॉन साइमन, जिनके नाम पे साइमन कमीशन का नाम रखा गया। अब देखिए सबसे बड़ी गलती जो की ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को बुला के, कि इन्होंने 2 साल पहले बुला लिया, जो एक 10 ईयर की रिपोर्ट बनानी थी तो पहले आ गए, पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब आपके ब्रिटिशर्स थे, पूरे व्हाइट मेंबर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। भैया आपको जब इंडियन के बारे में पता करना है तो आपको इंडियंस को तो रखना पड़ेगा अपनी कमिटी में, पर आपने एक भी इंडियन को यहाँ पे
इन्वॉल्व नहीं किया, और पूरे 7 मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। दैट इज द रीजन जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी हमारी, मुस्लिम लीग, आईएनसी एंड अदर स्मॉल पार्टीज इवन तो वो सब ने इसे क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। सब ने कहा कि हमें साइमन कमीशन से बात नहीं करना है, साइमन गो बैक, सिर्फ यही नारे लगते थे। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब पूरी कहानी आएगी आपकी लाला लाजपत राय वाली कहानी, भगत सिंह किस तरह से आए, तो ये सब कहानी इसके आगे वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज ये हुई कि जब साइमन कमीशन ने बहुत सारे लोगों से बात की, यहाँ पे अलग अलग पार्टी से बात की, पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था बात करने में, तो इन्होंने खुद ही एक रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी। तो जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें इन्होंने कुछ चीजें लिखी। व्हाट दे सेड कि सबसे पहले डायरकी को आप एबॉलिश कर दो, डायरकी को क्या करो, हटा दो, क्योंकि ये कुछ खास काम कर नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं है डायरकी को रखने का। दूसरा इन्होंने कहा कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करो, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट जो होता है ना, फेडरल स्ट्रक्चर अपना अलग अलग, उसको इस्टेब्लिश करो। एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना, मतलब कि जो प्रांत है, जो स्टेट्स हैं, तो उनके पास अपनी खुद की पावर्स होनी चाहिए, ये चीज। उसके बाद में दे सेड कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो है आपका, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाओ। इस चीज को इन्होंने बहुत एम्फसाइज किया कि ये सही है, इसको आपको हटाने की जरूरत नहीं है, इसको और ज्यादा आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे कि अभी सिख को दिया है आपने क्रिश्चियंस को दिया है, एंग्लो इंडियंस को दिया है, यूरोपियंस, मुस्लिम्स, तो इसके अलावा पारसीज हैं, उन्हें आप दे दो, आप हिंदूज को अलग कर दो। तो इस तरह से आप कम्युनल इलेक्टोरेट को काफी एम्फसाइज किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इसको भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट इसमें इन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स की तारीफ ही की कि जो भी लॉस चल रहे हैं ना, ये सब बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और इसी के बेसिस में जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई, तो इसके बेसिस में हमारे यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, गोलमेज सम्मेलन जिसे कहते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और देखा जाए तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हमारे यहाँ पे फेल थी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमें वो चीजें मिली नहीं जो एक्चुअली इंडियंस चाहते थे। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि हु वाज द पर्सन जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे उनका नाम, जो भी थे वो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपके फेल हो गए। लेकिन इसके बाद में जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, दैट इज कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, दिस वाज द हाइट कि अभी इनका मन मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस ये लोग से तो भरा नहीं, कि ये लोगों ने अब कहा कि ओके विल डू वन थिंग, कि हम अब क्या करते हैं, हम हिंदूज में इस चीज को अटैक मारते हैं। और कम्युनल अवार्ड में इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज है, हिंदू माइनॉरिटीज जो हैं आपकी, एससीज हो गई, एसटीज हो गए, तो अब हम इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ये इन्होंने कहा था बिकॉज जो भीमराव अंबेडकर जी थे, तो उन्होंने वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर ये चीज कह दिया कि हमें एक अलग से, हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए आप, फॉर स्पेसिफिकली फॉर माइनॉरिटीज, क्योंकि वो माइनॉरिटीज के फादर माने जाते थे। अब देखो, इससे प्रॉब्लम ये हुई कि भैया अब आप क्या कर रहे हो, आप हिंदूज को भी डिवाइड कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो अब महात्मा गांधी जी का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने कहा कि मैं ये होने ही नहीं दूंगा, और उन्होंने किया फास्ट अंटिल डेथ। फास्ट अंटिल डेथ, इस पर वो बैठ गए। फास्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता था, कुछ अगर कोई उनकी बात ना माने तो वो सीधा फास्ट करने बैठ जाते थे। ठीक है, ये कहां उन्होंने किया, येरवाड़ा जेल में। जेल, देखिए अगर आप ध्यान दोगे तो मैं बहुत सारा आपको इसमें हिस्ट्री की भी चीजें बताते जा रही हूँ, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। येरवाड़ा जेल में इन्होंने फास्ट अंटिल डेथ स्टार्ट कर दिया। अब इससे हुआ क्या, अब ये तो इतने बड़े लीडर हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ बोलना चाहिए दंगे फसाद हो जाएंगे देश में। तो बहुत सारे लीडर्स को काफी टेंशन होने लग गई। उन्होंने अंबेडकर जी से बात की और अंबेडकर जी भी इस बात को मान गए। वो ये समझ गए कि भैया ब्रिटिशर्स हमारे नहीं है,
आप चाहे कुछ भी कर लो, ब्रिटिशर्स जो हैं वो सिर्फ अपनी ही सुरक्षा देख रहे हैं, वो सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देख रहे हैं, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा कि ओके फाइन, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। और महात्मा गांधी जी के साथ में उन्होंने किया पूना पैक्ट, एक पूना पैक्ट उन्होंने साइन किया। इस पूना पैक्ट के तहत में फिर जो माइनॉरिटीज का जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसे पूरी तरह से हटा दिया गया और ये कहा गया कि हिंदू एक यूनिफाइड होके एक साथ वोटिंग करेंगे इलेक्शंस में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो स्टोरी है, अब कम्युनल अवार्ड दिया किसने था? ये दिया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड। अब देखो तो हम कहां पे थे? तो ये चीज समझ में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई, उसके बाद में साइमन कमीशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में कम्युनल अवार्ड उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, जिसे फाइनली हमने रिजेक्ट कर दिया एंड वी सक्सीडेड इन इट। अब नेक्स्ट आएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। लेकिन इसका सोर्स बना कैसे? जो साइमन कमीशन के जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, तो उसके बाद में एक व्हाइट पेपर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको इस वर्ड को याद रखना है, व्हाइट पेपर फॉर नहीं है, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इस चीज को ब्रिटिशर्स लेकर आए और ये बना आपका मेन सोर्स किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का ये बना मेन सोर्स और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए और साथ में ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान में भी बहुत सारी चीजें इसी एक्ट के थ्रू ली गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉले मिंटो रिफॉर्म और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में कौन कौन सी मेन चीजें लाई गई थी और किस तरह से फिर मेन सोर्स हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो साइमन कमीशन ने कहा था कि आप क्या करो, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाओ, तो उसके तहत एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया जिसके अंदर में प्रोविंसेस भी थे और साथ में कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो प्रोविंसेस मतलब क्या था? जो कि बोलना चाहिए, मैंने क्या बोला, स्टेट्स थे जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो मेन हेड थे, वही उसे रूल करते थे। और एक था आपका प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट मतलब कौन सा हो गया आपका? राजा रजवाड़ा वाला जो पार्ट था जिसमें मेन प्रिंस और किंग थे जो रूल करते थे इंडिया को। तो इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया कि चलो इसमें आपके ये दोनों पार्टीज रहेंगी। साथ में 3 लिस्ट बनाई जो आज की डेट में जिस तरह से हम यूनियन, एक फेडरल स्ट्रक्चर हमने जो बनाया है, क्वासी फेडरल है हमारा इंडिया, तो कुछ पावर्स स्टेट के पास है, कुछ सेंट्रल के पास में है और कुछ आपके कॉन्करेंट पावर्स हैं। तो सेम उस टाइम पे भी 3 लिस्ट बनाई गई, एक फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और जो रेसिडुअरी पावर्स थे, मतलब जो बचे हुए पावर्स हैं, बाकी के अवशिष्ट पावर, तो वो किसके पास में थे? वाइसरॉय के पास में, कि वही इन पर निर्णय ले सकता था और बाकी की पावर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दी गई। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंतर्गत में ये चीजों को इन्वॉल्व किया गया था, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, इसमें हुआ ये कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई प्रोविंसेस को, प्रिंसली स्टेट ये सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुश थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी सपोर्ट करते थे प्रिंसली स्टेट्स को काफी चीजों में। सिर्फ आपका बोलना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, उस पर ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल रखते थे। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं तो वो सब प्रिंसली स्टेट्स की, उनके खुद के पास में बहुत पावर्स थी, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, इस लड़ाई में आने में बहुत ज्यादा वो लोग रथी अपना नहीं रखते थे। अब देखिए, प्रोविंसेस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कि अब प्रोविंसेस के पास खुद की पावर्स हैं
कि वो खुद के लॉज ला सकते हैं, कुछ रूल्स ला सकते हैं। साथ में बाइकैमरलिज्म भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो हमने देखा था बाइकैमरलिज्म, और बाइकैमरलिज्म विद अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या हुआ आपका विधान परिषद, विधान परिषद एंड विधानसभा, विधानसभा। तो देखो नाउ यू विल सी कि ये चीज जो आज की डेट में भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है हमारे यहाँ पे, अप्रोक्स 7 स्टेट्स है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो उसने स्टेट्स में क्या है आपके विधान परिषद भी है विथ विधान सभा। तो सेम चीज यहाँ पे भी हुई कि जो प्रोविंशियल एरियाज है, जो प्रांत थे, वहां पे भी इन्होंने बाइकैमरलिज्म डाला और बोला कि आप विधान सभा भी रख सकते हो, विधान परिषद भी रख सकते हो। तो जो 11 प्रोविंसेस थे टोटल, तो उसमें से 6 के अंदर में अब उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों को इंट्रोड्यूस करा दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी साथ में दे दी। अब देखिए दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो किस एक्ट के तहत हुई, ये एग्जाम में भी पूछता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंतर्गत। इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट बनाया गया 1937 में, स्टेट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, and this provided the basis for the constitution of the free India। और उसका एक बेस तैयार हो गया कि हाँ अब जो संविधान हमारा बनेगा तो उसमें भी कुछ इसी तरह से हम रूल्स लाएंगे, इसी तरह की एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, बाइकैमरलिज्म होगा, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट एक्ट आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, दैट इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब देखिए क्या हुआ, 20 फरवरी को क्लीमेंट एटली जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड के, तो उन्होंने रेडियो पे एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि जून 1948 तक मैक्सिमम ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। मैंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेकिंग जहां मैंने पढ़ाया, वहां पे मैंने इन चीजों को बताया है आपको कि उसके पीछे की कहानी क्या थी। आईएनसी एक तरफ से अटैक कर रही थी, देन क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया था, देन इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत बन रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट खत्म ही हुआ था और बहुत जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी ब्रिटिशर्स की, वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो फाइनली उन्होंने कहा कि ओके 1948 जून तक हम इंडिया को छोड़ देंगे। इन्होंने माउंटबेटन को यहाँ पर भेजा, माउंटबेटन प्लान वो लेकर आए और उन्होंने ये चीज डिसाइड की कि एक इंडिया एक पाकिस्तान, हम 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाएंगे फॉर 2 डिफरेंट नेशंस। साथ में वाइसरॉय के ऑफिस को हम क्या कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, हटा देंगे। वाइसरॉय का ऑफिस आपका क्या हो जाएगा, एबॉलिश होएगा। 1 सेकेंड, will be abolished, हटाना। और साथ में ब्रिटिश रूल भी एंड हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगी। रीजन मुस्लिम लीग जो अलग से डिमांड कर रही थी किसकी, पाकिस्तान की, तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उसको अलग कर देंगे। और साथ में जो सेक्रेटरी का ऑफिस है ये भी क्या हो जाएगा आपका, एबॉलिश हो जाएगा। सेक्रेटरी ऑफिस को भी आप एबॉलिश कर दीजिए। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के लेक्चर को आप मेरे देखिए, मैंने उसमें बहुत डिटेल्ड वे में एक एक चीजों को बताया है इसमें। अब देखो हुआ क्या, इसी एक्ट के तहत में हमारा बना संविधान। जो हमने संविधान लिखा वो इसी एक्ट के तहत ही में ही लिखा। एक ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे संविधान को लिखा जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाई गई थी। और ये सारे लॉज जब हमने लागू किया हमारे संविधान को ऑन 26 नवंबर 1949 को, और उसके बाद में जब उसे हमने कमेंस कर दिया, पूरे इस देश में हमने उसे लगा दिया उस संविधान को, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950। और उसी के साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को भी हमने रिपील कर दिया। रिपील कर देना का मतलब होता है हटा दिया। और इसके हटने के साथ ही अब हम हो गए थे सॉवरेन, हमारे ऊपर से क्राउन रूल पूरी तरह से हट गया था। हिज और हर मैजेस्टी में जो हम कहानी पढ़ते थे पूरा वो सब अब खत्म हो चुका था पूरी तरह से। अब
इंडियन के द्वारा लिखा हुआ एक संविधान के अंतर्गत हम आ गए थे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसे पढ़ो, इसे रिवाइज करो। जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होने लग जाएगी, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपको हिस्ट्री में भी और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा ही कि आप, और यहाँ पे मैंने ना आपको फैक्ट्स ही बताए, जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं रिपीटेडली मैंने वही बताया। मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया कि जब डायरेक्ट इलेक्शंस हुए तो वो इलेक्शंस कैसे हुए, ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैसे थे। बहुत ज्यादा डिटेल में हम गए ही नहीं, क्योंकि उतने की अभी जरूरत है नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तब अपन उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।